नाश्ते की मेज़ पर सभी जमा हो गए थे। मैंने कई बार ये महसूस किया कि वो लोग खाने या नाश्ते से काफ़ी दूर हट चुके हैं, बस यूं ही जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खा लेते हैं। बेगम अलियास हुसैन का भी यही हाल था और मुझे उनका चेहरा देखकर तरस आता। नाश्ता खामोशी से किया गया। नगमा बाजी ने कई चीज़ें मेरी जानिब बढ़ाईं। अंकल अलियास हुसैन चाय की एक प्याली पीने के बाद कुर्सी से उठने लगे तो मैंने उनसे बहुत नरम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अंकल कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। वो चौंक कर रुक गए और अपनी जगह बैठ गए। तीनों की निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। मैंने कहा, अंकल बात दरअसल यह है कि एजाज़ के सिलसिले में मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ और जाहिर है ऐसी कोई ठोस बात नहीं कर सका हूँ जो कारआमद हो, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ मशवरे करना चाहता हूँ। अलियास हुसैन ने एक ठंडी सांस ली। चची जान की आंखों में आंसू आ गई। नगमा बाजी भी अफसुर्दा हो गई। अलियास हुसैन बोले, बेटे आप क्या करोगे उसके बारे में? वो भाग गया है और जाहिर है अहमक नहीं होगा। इतना ज़रूर जानता होगा कि लंदन पुलिस उसे कभी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है उसने लंदन ही छोड़ दिया हो, वो कहीं भी गया हो अंकल अलियास हुसैन, और मैं समझता हूँ अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो अक्लमंदी का सबूत दिया है। नहीं बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? कानून कानून होता है। तुम ज़रा मिस्टर बेकर को देखो, दिल पर पत्थर की सिल लिए बिल आखिर यहाँ से चला गया है। क्या उसके दिल पर जो कुछ बीती होगी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जानता हूँ अंकल, क्यों नहीं। बेकर ने सिर्फ दोस्ती निभाई है, वरना वो यहाँ साहिब इक़्तिदार था। हमारा वो हशर कर सकता था कि हमें बचाने वाला कोई ना होता। और फिर ये दयार गैर है। हम पाकिस्तानी वैसे भी यहाँ बहुत ज़्यादा नेक नाम नहीं समझे जाते। हमारे खिलाफ अगर कोई बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जाती तो तुम यकीन करो लंदन के गुंडे यहाँ पाकिस्तानियों का रहना मुहाल कर देते। वो तो शुक्र है कि इस बात को उछाला नहीं गया, और यह सिर्फ मिस्टर बेकर का ज़रफ़ है कि उन्होंने असल बात को महसूस करके हम लोगों को तंग करना मुनासिब नहीं समझा। काश कैथराइन सेहतयाब हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। मिस्टर बेकर से तो अब ना जाने कब तक राब्ता ना हो, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि किसी भी तरह उस शख्स को ये बता दूं कि इस सारे मामले में मेरा कसूर नहीं है। जहाँ तक एजाज़ का सिलसिला रहा बेटे, तो अब इस बात के क्या इम्कानात हैं कि वो हमें दोबारा मिल जाए। मुझे अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में कसूर मेरा भी है। गालिबन मुझे शुरू ही से उस पर निगाह रखनी चाहिए थी। उसकी तरबियत के सिलसिले में मैं सही मायनों में कोई ठोस किरदार अदा नहीं कर सका। जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है अंकल, लेकिन हमें एजाज़ को नज़रअंदाज तो नहीं करना होगा। जो कुछ भी है हमें उसके बारे में मालूमात हासिल करना होंगी। अगर वो लंदन ही में कहीं छुपा हुआ है तो बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा उसके लिए। वो गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद हम उसके लिए कुछ ना कर सकेंगे। वैसे मैं ज़हनी तौर पर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उसके लिए कुछ किया जाए। यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं चारों तरफ, क्या कुछ नहीं है यहाँ। मेरे दोस्त की बेटी के साथ ही ये सलूक करना रह गया था उसे। उसने कुछ भी नहीं सोचा हमारे बारे में। ये भी नहीं सोचा कि बाद में जब इस बात का पता चल जाएगा तो हमारा क्या हशर होगा। नहीं आकिल बेटे, मुझे सब्र करने दो। मैं अपने अंदर सब्र पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एजाज़ अब मेरी लुगत से निकल चुका है। मुझे उसके नाम से नफ़रत है, सख्त नफ़रत। आप ठीक कहते हैं अंकल, आपका गुस्सा बजा है और दर हकीकत एजाज़ ने एक घिनौना कदम उठाया है, लेकिन मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है चची जान के लिए, नगमा बाजी के लिए और आपके लिए भी। तुम कर क्या सकोगे आखिर? बस मैं एजाज़ की तलाश करना चाहता हूँ, और अगर वो मुझे मिल जाए चचा जान, तो फिर एक बात तय है कि मैं उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा, और जहाँ भी हमने उसे भेजा वहाँ हम लोग भी पहुँच जाएंगे। यानी मैं उसके लिए अपना ये जमाया कारोबार भी ख़त्म कर दूँ। नहीं, मुमकिन नहीं है, मुझे सब्र करने दो। अंकल अलियास हुसैन जज्बाती हो गए और अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। मैं उनकी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा रहा था। उस वक्त उनसे इस गुफ्तगू में कोई खातिरख्वाह नतीजा हासिल नहीं हुआ। अलबत्ता बाद में नगमा बाजी और चची जान मेरे कमरे में पहुंच गईं। चची जान ने दर्द भरे लहजे में कहा, उन्हें शदीद गुस्सा है। मैं भी इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि उसने ऐसा बुरा कदम उठाया, लेकिन बेटे कुछ कर सकते हो तो करो। अगर किसी तरह उसका पता लगा सकते हो तो ज़रूर लगाओ, और अगर वो मिल जाए तो उसे लंदन से बाहर निकाल दो, ना सही हमारी आंखों के सामने। हमें इस बात का इत्मीनान तो होगा कि वो ज़िंदा है। कभी दिल चाहेगा तो उसे कहीं जाकर मिल भी लेंगे। देखो बेटे, यहाँ तुम्हारे अंकल के ताल्लुकात भी हैं, शनासाई भी है, लेकिन इस बात को हमेशा जहन में रखना कि हम गैर मुल्की हैं और हमें यहाँ वो सब कुछ हासिल नहीं होगा जो मुकामी लोगों को हो सकता है। वो पुलिस ऑफिसर एजाज़ को कभी नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे ये दरख्वास्त करती हूँ
कि अगर एजाज के बारे में तुम्हारे ज़राए कुछ कारआमद साबित हों तो बस इतना मालूम कर लो कि वो है कहाँ। अगर लंदन से निकल गया है तो कुछ तफसील मालूम हो जाए उसकी, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान मानूंगी। कैसी बातें करती हैं चची जान, आपका एहसान कम है मेरे ऊपर जो एक छोटी सी बात का आप एहसान मानेंगी। ये मेरा भी फ़र्ज़ है। आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी मेहनत से इस सिलसिले में काम शुरू कर दूंगा। चची जान कुछ देर मेरे पास बैठी और इसके बाद चली गईं। नगमा बाजी अलबत्ता मेरे पास ही बैठी रहीं। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, क्या करोगे इस सिलसिले में? कोई प्रोग्राम तो जहन में नहीं है नगमा बाजी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। जमाल का कुछ पता चला? नगमा बाजी ने सवाल किया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, जमाल को मैं अपने वतन वापस भिजवा चुका हूँ। क्या? नगमा बाजी उछल पड़ी। जी नगमा बाजी। मगर वो कहाँ चला गया था? क्या हुआ था उसे? और जवाब में मैंने नगमा बाजी को पूरी तफसील समझा दी, सिवाय उन ज़रूरी बातों के जो मुझे उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। नगमा बाजी तस्वीरें हैरत बन गई। उन्होंने कहा, तो तुम ये सब कुछ कर चुके हो? हाँ नगमा बाजी। आप मुझे बताइए, बहुत अरसा हो गया मुझे लंदन में आए हुए। अब मुझे अपने हाथ पांव निकालने चाहिए। एलिस रोडियो मेरा दोस्त है और उसने मेरी मदद की है। नगमा बाजी, यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करता रहा हूँ और मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी हद तक बातों को समझ लिया है। अब एजाज का मामला है। हमें बेशक इस बात का दुख है कि कैथराइन जैसी मासूम लड़की के साथ एजाज ने वो वहशत और दरिंदगी की। बात सिर्फ एजाज की नहीं है, बल्कि अंकल इलियास हुसैन हैं, आप हैं, चची जान हैं, उन सबको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। उनके दिल से एजाज की मोहब्बत तो नहीं छीनी जा सकती। देखो, एजाज तो मेरा भाई है, मुझे उससे मोहब्बत है, इस बात से इनकार तक नहीं करूँगी। लेकिन तुम भी मेरे लिए उससे किसी तौर कम नहीं हो। जो कुछ तुम कर रहे हो बेशक करो, मैं इनकार नहीं करूँगी। जाहिर है हर इंसान का अपना एक मनसब होता है और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी हैसियत से आगे बढ़ जाता है। लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक बार फिर मैं तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगी कि ये गैर मुल्क है और हम यहाँ बहुत ज़्यादा इक़दामात नहीं कर सकते। आप मुतमईन रहें नगमा बाजी। मैं आखिर तक ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम अज़ कम मेरी ज़ात की वजह से कोई तकलीफ़ ना होने पाए। नगमा बाजी इस बात पर हैरानी का इजहार करती रहीं कि जमाल को मैंने इस तरह आज़ाद करा लिया। फिर जब वो चली गई तो एक बार फिर मैंने अपने आप को एजाज की जहनी तलाश के लिए आमादा कर लिया और बहुत देर तक मैं इस सिलसिले में कोशिश करता रहा। लेकिन हकीकत यह है कि एजाज के बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। फिर मुझे याद आया कि मुझे दोपहर को 2:30 बजे शैला मुखर्जी से मिलना है। उन तमाम लोगों से शनासाई बुरी बात नहीं थी और फिर वादा कर चुका था उससे। शैला मुखर्जी का जो अंदाज़ था वो मेरे लिए किसी कदर हैरानकुन था। पहले भी वो मुझसे लगावट का इजहार तो करती रही थी, लेकिन पिछली बार जिस अंदाज में उसने मुझसे गुफ्तगू की वह ज़रूरत से कुछ ज़्यादा थी। वैसे जगराजन राज भी मेरे लिए बाइस दिलचस्पी था। मैंने कभी उससे टक्कर लेने के बारे में तो नहीं सोचा था, लेकिन कम अज़ कम उस बहरूपिये के बारे में अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहता था कि ये अंदर से कहाँ तक है। कमबख्त ने किस तरह शान शौकत कायम कर ली है, लंदन पर राज कर रहा है। वो बेवकूफ़ अंग्रेज़ भी उसके कदमों में लौटे जा रहे हैं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर मैंने वहीं से एलिस रोडियो को फ़ोन किया और थोड़ी देर के बाद उससे राब्ता कायम हो गया। अभी अभी जागा हूँ, कहो तुम्हारी सुबह हो गई? उसने पूछा। हाँ यार, रात को तो मैं ऐसा फंस गया था कि बाद में तुम्हारी खबर ही ना ले सका। तो वहाँ रुका कौन था? तुम्हारा काम हो जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ से वापसी का सफ़र इख्तियार किया। बल्कि बाद में मैं ये सोचता रहा कि मुझे कम अज़ कम तुमसे मिलकर आना चाहिए था, मगर मुनासिब नहीं समझा। ज़रा पार्थी वगैरह का ख्याल भी रखना था। अभी हम उन लोगों के सामने बराह रास्त नहीं आना चाहते। कभी कोई दूसरा मौका हुआ तो देखा जाएगा। गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। और कोई हुक्म चीफ? कोई बात हो तो बताइए। आज मिल रहे हैं शाम को? नहीं यार, आज नहीं आऊँगा। फिर तुम्हें टेलीफोन करके तुमसे मुलाकात करूँगा। ओके चीफ, ओके। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें और हाँ, जिस वक्त भी मेरी ज़रूरत हो टेलीफोन कर दें। अगर मैं घर पर मौजूद ना हूँ तो पैगाम छोड़ दें मेरे लिए। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वक्त हो चुका था। दोपहर का खाना हल्का फुल्का सा घर पर ही खा लिया और उसके बाद तैयार होकर बाहर निकल आया। मेरी कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और मैं उस सिमत जाने लगा जहाँ के बारे में शैला मुखर्जी ने मुझसे मुलाकात का वादा किया था। ये एक खूबसूरत सा रेस्तोरां था जो इंतहाई आला पाए का बना हुआ था। पहली मंजिल के खूबसूरत हॉल में शैला मुखर्जी मुझे नजर आ गई। मेज़ पर बैठी पेंसिल से खेल रही थी। पता नहीं ये पेंसिल उसने अपने पास क्यों रखी हुई थी। वो उसे मेज़ पर बजा रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में जगमगाहटें जाग उठीं।
मैं आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। हेलो शैला जी। हेलो जानेमन, कैसे हो? मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया और मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पिछली रात से आपके अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रहा हूँ शैला जी। क्या ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है या गलत फहमी हो रही है मुझे? कैसी तब्दीली? आप ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गई हैं मुझसे, बुरा लग रहा है। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अचानक ये तब्दीली कैसे रूनमा हुई। शैला नशीले अंदाज में मुस्कुराई और बोली, बस सपनों में देखा था तुम्हें, और इस अंदाज में देखा था कि बाद में ये अफसोस हुआ कि इससे पहले तुम्हारे नज़दीक क्यों ना पहुंची। ख्वाबों की बातों पर क्यों यकीन कर लेती हैं शैला जी? देखो, मुझे नसीहत करने की कोशिश मत करो और ये भी मत कहो कि तुम मेरे लिए नाकाबिले हसूल हो। अरे, आप तो मुझ पर अपनी मलकियत जताने लगी, मैंने हंसते हुए कहा, और वो भी हंसने लगी। फिर बोली, क्या पियोगे? यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा। मैं कॉफ़ी पीऊँगी। मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ, मैंने कहा और वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। शैला बदस्तूर बेबाक निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, हाँ, अब बताओ तुम मेरे लिए काबिले हसूल हो या नहीं? मैं हसूल का मतलब नहीं जानता शैला मुखर्जी। खैर, अब इतने नन्हे मुन्ने से भी नहीं हो, अच्छे खासे जवान आदमी हो। हसूल का मतलब नहीं जानते, पता नहीं क्या क्या कुछ तो करते रहे हो। वो लड़की जो उस दिन तुम्हारे साथ थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगी। क्या नाता था उससे तुम्हारा? बस दोस्त थी। लंदन में सफ़ेद फॉर्म लड़कियां बस दोस्त नहीं होती, समझे? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, शैला मुखर्जी ने कहा और मैं हंसने लगा। कैथराइन बेचारी के बारे में भला इन खातून को बताने की क्या ज़रूरत थी? चुनाचे मैंने बात टाल दी। शैला मुखर्जी कहने लगी, मैंने तुमसे गलत नहीं कहा। मैंने सपनों में तुम्हें देखा और इस अंदाज में देखा कि तुम मेरे साथ थे। ना जाने क्या क्या कुछ देखा था मैंने, और उसके बाद से मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। सच बताओ, क्या तुम मेरी जानिब मुतवज्जा हो सकते हो आकिल? शैला, पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। हम दोस्त तो बन ही चुके हैं, क्या कहती हैं आप मेरी दोस्त हैं या नहीं? पक्की, उसने कहा। तो फिर इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? शैला अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। उस वक्त वेटर ने कॉफ़ी लाकर मेज़ पर सजा दी और वो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई। उसकी आंखें झुकी झुकी सी थीं और चेहरा अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं था कि इन कैफियत ने उसके चेहरे पर एक ऐसी मलाहत पैदा कर दी जो इंतहाई पुरकशिश थी, और मेरी निगाहें चंद लम्हे के लिए उसके चेहरे पर जमकर रह गईं। फिर उसने कॉफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और दूसरी प्याली अपनी तरफ सिरकाकर नशीली आंखों से मुझे देखती हुई बोली, जिंदगी में इन तमाम चीज़ों के अलावा और भी बहुत कुछ है आकिल जी। देखो, ये मत सोचना कि मैं ऐसी ही कोई बाजारी किस्म की लड़की हूँ। जो कुछ कह रही हूँ वह बिलाशुबा मेरी ज़ुबान से अदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में नहीं हैं, बल्कि यह लंदन है, और लंदन का आज़ाद माहौल इस बात का सबक देता है कि जो कुछ मन में हो आज़ादी से कह दो। हमारे अपने यहाँ के इक़दार हालात कुछ और हैं, और वहाँ शायद हमें इन हालात का पास भी करना पड़ता है, लेकिन लंदन में हम अपने ऊपर पाबंदी क्यों रखें? यहाँ के लोगों को देखो, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, जो दिल चाहा किया, और हम हैं कि ख्वामखा फजूल बातों में पड़े रहते हैं, जीवन भर एक दूसरे से दूर रहकर गुजार देते हैं। हालांकि मन मचलते हैं एक दूसरे में समा जाने के लिए। मैं उन इक़दार को तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने आप को लंदन में महसूस करना चाहती हूँ, और तुम भी अपने जहन से ये खोल तोड़ दो। अगर हम अपने देश में होते तो हम पर दीन धर्म की पाबंदी भी होती। तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, ये बात भी बीच में आ जाती। लेकिन लंदन में ये सब कुछ नहीं है। लंदन में हम दोनों सिर्फ इंसान हैं, और इंसान को एक दूसरे से इतना दूर नहीं होना चाहिए। अगर उनके दिल आपस में मिल जाएं, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। लेकिन शैला मुखर्जी, वो पाबंदियाँ हमारे दिलों में भी तो हैं। तुम्हारे दिल में है, क्या तुम मुझे औरत नहीं समझते? उसने सवाल किया। तुम औरत हो, और एक बहुत खूबसूरत औरत, लेकिन शैला, मैं यहाँ आने के बावजूद अपने वतन के इक़दार नहीं भूला। देखो, मैं शराब नहीं पीता। मैंने आज तक कोई ऐसा बुरा पहलू नहीं अपनाया जिसके लिए अगर मुझसे सवाल किया जाए तो मैं उसके जवाब में झिझकने लगूं। और फिर ये सारी बातें तो सानवी हैसियत रखती हैं। हम अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, क्या ज़रूरी है कि हम इससे आगे भी बढ़ जाएं? शैला ने खामोशी से कॉफ़ी के 2-3 घूंट लिए, फिर बोली, मैं समझती हूँ कि तुम एक लम्हे में मुझे कबूल कर लोगे। भला मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल क्यों हो सकती है? लेकिन तुम अजीब से इंसान हो। खैर, मैंने बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं। जब ज़ुबान इस हद तक खुल गई है तो इससे आगे कहने में भी बुरा नहीं महसूस करती। तुम मेरे दिल की गहराइयों तक पहुँच चुके हो आकिल जी, और मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूँगी।
तुमने अपने ऊपर जो खौल चढ़ा रखा है बिल आखिर में उसे तोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं ख़त्म कर सकती, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो तुम्हें कोई दुख पहुंचाए। ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बातों का। नहीं इंशाअल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक अच्छे दोस्त की हैसियत से तुम्हें सिर्फ समझाया है। कैसा समझाना है ये, दिल तो कुछ और ही चाहता है। मगर आज मैं तुम्हें पद्मशाला ले चलूँगी। पद्मशाला? मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा। हाँ, गुरुजी से भी मिलाऊंगी। मैं तुमसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती हूँ। क्या पद्मशाला में हर शख्स का दाखिला मुमकिन है? नहीं, पद्मशाला में सिर्फ वही लोग जाते हैं जो गुरुजी के चेले होते हैं या जिनकी इजाज़त गुरुजी दिया करते हैं। लेकिन तुम मेरे साथ वहाँ जा सकते हो, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। गुरुजी से मिलाऊंगी तुम्हें, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक दो बार मिलोगे तो उनके ख्यालात से बहुत मुतासिर होगे तुम। अगर तुम ये सोचती हो कि पद्मशाला में मेरा दाखिला तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, गुरुजी से मिलना, उनकी बातें गौर से सुनना। गुरुजी ने हम लोगों को बड़ी आसानियाँ दी हुई हैं। उनकी तरफ से हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हम जो दिल में आता है कर लेते हैं, और अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो गुरुजी हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं। वो बहुत बड़े इंसान हैं। तुम मिलो तो सही उनसे। आज मैं ज़रूर तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, कोई जल्दी नहीं। बस तो फिर आज हम घूमेंगे फिरेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से उठेंगे। दोपहर का खाना तो खा चुके हो ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, रात को मैं तुम्हें गुरुजी से मिलाऊंगी। और इसके बाद हम वहाँ से उठ गए। शैला जी के बारे में मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। उसकी बेबाकी ने थोड़ा सा जहन पर असर भी किया। मैंने अभी तक अपने आप को इस माहौल से दूर रखने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में मेरा अंदाज बहुत ज़्यादा सख्त नहीं था और दिल में कुछ तसव्वुरात उभरते भी थे, लेकिन अभी तक महफूज रहा था इन बुरे ख्यालात से। अगर ऐसे ही सब कुछ होता तो कैथराइन ही की पजीराई क्यों न करता। फिर उस वक्त क्लब में जब एजाज मुझे अपने साथ ले गया, बहुत सी पेशकशें क्यों ठुकरा देता। लेकिन दिल इन खुराफात में पड़ने को नहीं चाहता था। जिंदगी के कुछ इकदार होते हैं और मैं उन इकदार के सहारे ही आगे बढ़ना चाहता था। अभी से लंदन में आने के बाद यहाँ की फ़िज़ा से मुतासिर होकर अगर अपने आप को गुम कर बैठता तो वो तमाम मसले ख़त्म हो जाते जो मैंने अपने जहन में रखे थे। चुनाचे शैला मुखर्जी के अल्फाज पर मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने आप को संभाल लिया। बेशक वो दिलकश थी और उसका साथ बड़ा खुशगवार महसूस होता, लेकिन अभी कुछ वक्त इंतज़ार कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। शाम तक मैं उसके साथ रहा। तकरीबन 7 साढ़े 7 बज गए और चारों तरफ गहरी तारीकियाँ फैल गईं। तो उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम पद्मशाला चल रहे हैं, चलो मेरे साथ। मैंने शाने हिला दिए और इसके बाद उसके बताए हुए इशारों की जानिब सफ़र करता रहा। दिल में तरह तरह के ख्यालात थे। आज का दिन तकरीबन उसके साथ ही गुजर गया। पद्मशाला के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पहले कभी नहीं सोचा। सिर्फ जगराजन राज का ख्याल आ जाता, वो भी हमाद यमनी के हवाले से। तो एक आध बार दिल में ये ख्याल आया था कि ज़रा उस जगराजन राज को करीब से देखूं, आखिर ये है क्या शय। और आज जब इसका मौका मिला तो मैंने इसीलिए इनकार नहीं किया। अलबत्ता रास्ते में मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर उसका सामना करने के लिए तैयार कर लिया। बिल आखिर पद्मशाला की इमारत के पास पहुंच गए, जो एक दूर दराज इलाके में थी, और सामने ही देखने से अंदाज़ा होता कि बहुत वसीओ अरीज़ और शानदार इमारत है। सदर दरवाजे को हिंदू तर्ज़े तामीर किया गया था। बाहर 2 पुजारी किस्म के आदमी मौजूद थे जो शायद पहरेदार थे, लेकिन मुझे या शैला मुखर्जी को देखकर उन्होंने किसी किस्म के तासुर का इजहार नहीं किया। शैला मुखर्जी मेरे साथ अंदर दाखिल हो गई और बड़े से चौबी दरवाजे से गुजरकर हम एक छोटी सी राहदारी में पहुंच गए, जिसका इख्तिताम आगे चलकर वैसे ही एक दूसरे दरवाजे पर होता था। दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो एक चौड़ी सी पट्टी नजर आई जहां बहुत से जूते रखे हुए थे। शैला मुखर्जी ने मुझसे कहा, अपने जूते यहाँ उतार दो। मैंने खामोशी से उसकी हदायत पर अमल किया। शैला मुखर्जी ने भी अपने जूते वहीं उतारे। सामने ही ठंडा और वसीओ अरीज़ फर्श था जो बहुत चौड़ाई में फैला हुआ था। ये एक गोल सा हॉलनुमा कमरा था, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का अफराद नज़र आ रहे थे। मूर्तियाँ वगैरह यहाँ मौजूद नहीं थीं, लेकिन जब हम इसके बाद वाले दरवाजे से अंदर पहुँचे तो मैंने एक बहुत ही अजीमुशान हॉल देखा जो बहुत बुलंद था और उसमें लातादाद फानूस लटके हुए थे। फानूसों की रोशनियाँ चारों तरफ बिखरी हुई थीं और यहाँ बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा था। हर तरफ पुजारी किस्म के लोग घुटने मोड़े सर झुकाए दोनों हाथ जोड़े बैठे हुए थे। उनमें अंग्रेज़ भी बेशुमार थे जिनके सर गट्ठे हुए थे और बीच में लंबी लंबी चोटियां नजर आ रही थीं। एक ऐसी खामोश और पुरसुकून फिज़ा मुसल्लत थी कि आने वाले को
अजीब से एहसासात से दो चार होना पड़ता। इसके अलावा फानूसों से छलकने वाली रोशनी भी अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। सर झुकाए खामोश बैठे हुए पुजारी किस्म के लोग गालिबन पूजा कर रहे थे, लेकिन खामोश पूजा, कोई आवाज़ नहीं थी। इस हॉल में बहुत से दरवाजे बने हुए थे। शैला मुखर्जी खामोशी से इस हॉल में देखती रही और इसके बाद एक उंगली से एक सिमत इशारा भी किया। जब हम उस दरवाजे से दूसरी जानिब पहुंचे तो यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा हॉल नजर आया। कितनी वसी इमारत थी और ये हॉल अजीबोगरीब तरीके से आरास्ता किए गए थे। इस हॉल में भी पुजारी बैठे हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ ही मैंने जो कुछ देखा वो ज़रा अजीब सा था। उस हॉल में मुझे औरतें भी नजर आई थीं, बहुत सी औरतें जो इधर से उधर जा रही थीं। उनके जिस्मों पर इंतहाई बारीक लिबास थे जो एक ख़ास तर्ज के बने हुए थे, सर ढके हुए और चेहरा भी कपड़ों से ढका हुआ। लेकिन वो ढका क्या हुआ था, बल्कि सही मायनों में उसे उजागर किया गया था। हसीन तरीन अंग्रेज़ लड़कियां जो लंबी लंबी चोटियां गूंदे हुए थीं और उन लिबासों में मलबूस थीं। उनके जिस्म तकरीबन उरियां ही नजर आ रहे थे। ये लिबास जिस्मों को छुपाने की बजाय उन्हें नुमाया करने का बायस था। उनके हाथों में थालियां नजर आ रही थीं जिनमें चिराग जल रहे थे। वो खामोशी से एक गोशे से निकलकर दूसरे गोशे तक पहुंच जाती। हॉल में बैठे हुए लोग गर्दन उठाकर उन्हें देख भी रहे थे। वो भी पहले हॉल ही की मानिंद पूजा पाठ में मसरूफ थे। अलबत्ता उन हसीन लड़कियों को देखकर दिल में एक अजीब सी कैफियत का एहसास होता और उनकी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ जाती। ये बड़ा अजीबोगरीब और हैजान अंगेज मंजर था। लेकिन हम यहाँ भी नहीं रुके और शैला मुखर्जी मुझे लिए हुए एक और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या यहाँ बोलना मना है? नहीं, वहाँ बोलना मना है जहाँ लोग पूजा पाठ कर रही होती हैं। ये सब गुरुजी के चेले हैं और उनसे अकीदत रखती हैं। इनमें जिन अंग्रेज़ों को तुम देख रहे हो ना, वो बड़ी बड़ी हैसियतों के मालिक हैं। यहाँ मन की शांति के लिए आती हैं और थोड़ी देर पूजा करके चली जाती हैं। यहाँ का एक एहतराम है, एक तकद्दुस है जो कोई भी पामाल नहीं करता। और ये बेलिबास देवदासियाँ? मैंने सवाल किया। बेलिबास कहाँ है वो? उनके जिस्मों पर जो लिबास है वो तो बहुत मामूली सा है। बस ये यहाँ की रीत है, रिवाज है यहाँ का, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। इस बार वो जिस जगह मुझे लाई ये एक छोटा कमरा था और यहाँ फर्नीचर भी था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और बोली, अब तुम पद्मशाला के मेहमान हो, ये बताओ तुम्हारी क्या खातिर की जाए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अनोखी, लेकिन यहाँ होता क्या है? कहाँ ना ये गुरुजी का स्थान है। वो यहाँ रहती हैं, लोग उनके पास मन की शांति हासिल करने आते हैं। गुरुजी की दुआओं से उन्हें दिली सुकून मिलता है, मन की मुरादें पाती हैं। लोग यहाँ अपने अपने मसाइल गुरुजी को बताती हैं, गुरुजी उन्हें सबक देती हैं। बस ये होता है यहाँ। और ये औरतें क्या करती हैं? वही सब कुछ जो दूसरे करती हैं, लेकिन ये तो पूजा नहीं कर रही हैं, करती हैं। इनकी पूजा दिन में होती है। यहाँ बड़े नाच रंग भी होते हैं। जब गुरुजी का हुक्म होता है, मैं तुम्हें किसी ऐसे दिन यहाँ ज़रूर लाऊंगी जब यहाँ जश्न मनाया जा रहा हो। अनोखा जश्न होता है वो, तुम्हारे धर्म से तो दूर की बात है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ऐसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ आ जाने वाले कभी यहाँ से वापसी के बारे में नहीं सोचते। इतनी ही पुरकशिश जगह है ये। और यहाँ जहाँ तुम मुझे लाई हो, ये मेरे रहने की जगह है। तो तुम पद्मशाला ही में रहती हो। बहुत सी जगहों पर रहती हूँ, लेकिन जब पद्मशाला में मेरा काम होता है तो मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? बस गुरुजी अपने छोटे मोटे काम हमारे सुपुर्द करते हैं। हम उनके ख़ास साथियों में से हैं। अच्छी जगह है, मुझे पसंद आई। लेकिन जगराज जी कहाँ हैं? आचार्य जी कहना, सिर्फ आचार्य जी, उनका नाम लेना बुरी बात है। वही सही, वो कहाँ हैं? मिला दूंगी उनसे भी। ये बताओ, यहाँ का माहौल देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं जागा? कोई एहसास नहीं जागा? एहसास कैसा जागता? ठीक है, कोई बात नहीं, इब्तदा में ऐसा होता है। तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त आदमी हो। आओ, अभी तो मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराऊँ, गुरुजी से बाद में मिलना। इन जगहों के अलावा भी यहाँ कुछ और जगहें हैं जहाँ तुम मुझे सैर कराओगी। हाँ, बहुत कुछ है यहाँ, उसने कहा। अभी तक मैंने इस पूरी इमारत का कॉरिडोर ही देखा था। खुले हुए हिस्से भी इस इमारत में होंगे, इनका मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोबारा मुझे हॉल से गुजार कर एक और जगह लाई और यहाँ मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लॉन देखा। उसे लॉन ही कहा जा सकता था। मध्यम मध्यम रोशनियाँ दरख्तों में लगी हुई थीं, हरी घास बिछी हुई थी, जगह जगह खूबसूरत फव्वारे बने हुए थे और उनके किनारे लोग बैठे हुए आपस में खुशगपियाँ कर रहे थे। उनमें मुकामी मर्द और औरतें भी थीं, बाहर के लोग भी थे।
शायद हिंदुस्तान के मर्द और औरतों की भी काफ़ी तादाद थी, लेकिन जो कुछ यहाँ नज़र आ रहा था वो इंतहाई अखलाक सोज था और मैं उस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने तंजिया अंदाज में शैला मुखर्जी को देखते हुए कहा, और ये सब भी गुरुजी के ज़ेरे निगरानी ही होता है। शैला मुखर्जी का चेहरा सत गया। उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम इसे इंसानियत से दूर की बात कहते हो? इंसानियत? मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम दरवेश बनने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरी बात है, फरिश्ता बनना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन यह सब कुछ इंसानी फितरत से अलग की चीज़ तो नहीं है। संसार में नर और नारी का तस्वुर है, नर नारी के लिए है और नारी नर के लिए। बस इस पर इक़दार के ढेर लाद दिए गए हैं और उन्हीं की बिना पर बहुत सी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं। पद्मशाला में ये रुकावटें दूर कर दी जाती हैं और चूंकि ये सब कुछ इंसानी वजूद के तकाज़े हैं, इसलिए इन्हें बुरा नहीं समझा जाता। उस वक्त एक देवदासी किस्म की औरत, यानी वैसे ही लिबास में मलबूस जैसे लिबास में मैं यहाँ औरतों को देख चुका था, तेज़ी से हमारी तरफ आई और उसने शैला से कहा, शैला जी, गुरुजी आपको याद करते हैं। अच्छा, शैला मुखर्जी ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम आराम से यहाँ घूमो फिरो, परेशान ना होना। तुम पद्मशाला के मेहमान हो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ मेरे लिए अजनबी है। मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, इससे वाकफियत हासिल करो, देखो, समझो और इंसानी ज़िंदगी पर गौर करो और फिक्र न करना, तुम कहीं भटकोगे नहीं। जहाँ भी होगे मेरी निगाहों में होगे और मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। ज़रा देखूँ गुरुजी क्या कहते हैं। वो उस देवदासी के साथ चली गई और मैं बौखलाई हुई निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर इस माहौल पर लाहौल पड़ता वहाँ से वापस पलट आया। शैला मुखर्जी ने कहा था कि वो मुझे इस वसी इमारत में किसी जगह बआसानी तलाश कर लेगी, इसलिए मैं इमारत में चकराने लगा। दूसरे कई हॉलों से गुजरता हुआ एक हॉल में आया। यहाँ वो देवदासियाँ नहीं थे बल्कि सिर्फ मर्द थे जो सर झुकाए बैठे हुए थे। उनमें मखसूस किस्म के लोग भी थे और ऐसे भी थे जो अपने ज़ाती लिबासों में मलबूस थे। मखसूस किस्म के लोगों से मेरी मुराद वो लोग थे जो सिर्फ धोतियाँ बांधे हुए थे और ऊपरी जिस्म से नंगे, लेकिन ऐसे लोग भी जगह जगह नजर आ रहे थे जो अपने ख़ास लिबासों, यानी वो लिबास जो लंदन में पहने जाते थे, मलबूस नजर आए थे और उसी तरह इबादत कर रहे थे। ये गालिबन नए लोगों में से थे, लेकिन एक शख्स के पास से गुजरते हुए जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरा पूरा जिस्म लरज़ गया था। गो उसका सर भी झुका हुआ था, लेकिन उस झुके हुए सर के बावजूद मैंने उसे एक लम्हे में पहचान लिया। एक नाकाबिले यकीन बात थी, मैं सख्ते के आलम में रह गया। भला एजाज की सूरत को मैं कैसे नज़रअंदाज करता था? यकीनन ये एजाज ही था। मेरे जहन पर हथौड़े से पड़ रहे थे और मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था, जो इधर उधर देखे बगैर उसी तरह सर झुकाए और हाथ जोड़े बैठा हुआ था। एजाज और यहाँ, क्या ये पागल हो गया है? लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और ख्यालात भी मेरे जहन के पर्दों से टकराने लगे। क्या शैला मुखर्जी मुझे बिला वजह यहाँ लाई है, या फिर मुझे यहाँ लाने का कोई ख़ास मकसद है? एजाज को मेरी निगाहों के सामने लाना मकसूद था। बहुत से तसव्वुरात एक लम्हे में मेरे जहन में आए और गुजर गए, लेकिन एजाज को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से उसके करीब पहुँच गया और उसके बिल्कुल करीब पहुँचकर मैंने उसे आवाज़ दी, एजाज। एजाज के पूरे जिस्म को एक झटका सा लगा। उसने जल्दी से गर्दन उठाकर दहशत भरी निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर उसने मुझे पहचान लिया और फटी फटी आवाज़ में बोला, तो तुम आकिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एजाज, बेकार बातें मत करो, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम मुझे तलाश करते हुए आए हो? क्या पुलिस है तुम्हारे साथ? एजाज ने खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखकर कहा और मैं उसके नज़दीक बैठ गया। नहीं एजाज, ना मेरे साथ पुलिस है, ना मैं तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आया। लेकिन मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा है तुम कर क्या रहे हो? मैं ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ आकिल, मेरी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। मैं यहाँ पद्मशाला में पनाह गुज़ीन हूँ। पद्मशाला में पनाह गुज़ीन क्या कह रहे हो? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एजाज ने एक बार फिर इधर उधर देखा और जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे घसीटता हुआ बोला, आओ, यहाँ गुफ्तगू करना मना है, आओ बाहर लॉन पर चलते हैं। एक बार फिर मुझे उस मनहूस जगह आना पड़ा जहाँ के मनाजिर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन एजाज मुझे वहाँ तक दोबारा ले आया। उसने एक खाली कुंज का रुख किया और कुंज के अकबी हिस्से में पहुँचकर बैठ गया।
बैठो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ तुम मेरी तलाश में फिर रहे हो और यकीनन यहाँ तुम मुझे तलाश करते हुए आए हो। मैंने एजाज की सूरत देखी और आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। एजाज, घर के लिए, अंकल इलियास हुसैन के लिए, उस घर की इज्जत के लिए। मैं तुम्हें बेशक तलाश कर रहा था, लेकिन मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि तुम यहाँ आ छुपे होगे। क्या पुलिस मेरी तलाश में नहीं है? क्या बाहर की दुनिया में मेरे लिए खतरात नहीं हैं? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? बताओ, किसने बताया तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ? मैं यहाँ तुम्हें तलाश करने नहीं आया। उस लड़की को तो जानते हो ना तुम, जिसका नाम शैला मुखर्जी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस उसी के साथ मैं यहाँ आया था और इत्तफाक से तुम नजर आ गए। सच बोल रहे हो? एजाज ने मुझे शुबे की निगाहों से देखते हुए कहा। हाँ, सच बोल रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। डैडी को मेरे बारे में कुछ मालूम तो नहीं है? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ कहीं मौजूद हूँ। कैसे मालूम हो सकता है? वैसे एजाज, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो कुछ तुमने किया, क्या वो मुनासिब था? छोड़ो यार, तुम तो पता नहीं क्या चीज़ हो। कुछ कहते हुए ज़ुबान बंद हो जाती है मेरी तुम्हारे बारे में। मर्द हो ही नहीं, ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को ठुकराते रहे हो कि इंसान तुम्हें पागल ही समझेगा। और वो साली कैथराइन, लंदन में परवरिश पाई है उसने, बेशुमार लड़कों से दोस्ती रही होगी उसकी। यहाँ के माहौल का ज़रा अंदाज़ा लगाओ तुम। मेरे सामने बड़ी पाकबाज बन रही थी, ना जाने क्या समझ रही थी खुद को। बस मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि अगर उसे जेर ना किया तो फिर बात ही क्या हुई। मगर तुमने उसे कत्ल कर दिया एजाज, तो क्या करता? क्या वो ज़ुबान बंद रखती? मुआफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरी मजबूरी थी। किया क्या था तुमने? करना क्या? तुम्हारे नाम से बुलाया था उसे, कहा था कि तुम उसे बुला रहे हो और उसके साथ ब्लैक बर्ड क्लब जाना चाहते हो। वक्त की हेर फेर कर दी थी, बस वो आ गई। और उसके बाद एजाज शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, फिर बोला, बाद में उसने धमकियां दी थी मुझे, और बस ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं अपने आप को मंजर-ए-आम पर ले आता। मगर पुलिस को पता नहीं मेरा पता कैसे चल गया। वो इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन क्या क्या कह रहा था। यार मुझे बताओ तो सही, और अब सूरत हाल क्या है? क्या किसी को पता चल गया है कि मैं पद्मशाला में छुपा हुआ हूँ? नहीं, मगर वो घर अब रंजो गम का गहवारा बन गया है। वो सारी खुशियाँ रुखसत हो गई हैं। अंकल इलियास हुसैन कारोबार छोड़ बैठे हैं। चची जान और नगमा बाजी सख्त परेशान हैं। सब ये सोच रही हैं कि तुम्हारा क्या होगा। लंदन पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कैथराइन का क्या हुआ? मर गई ना? तकरीबन मर ही गई। तकरीबन से क्या मुराद है तुम्हारी? बस वो जिंदा तो है, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसके साथ, उसके बाद उसे जिंदा कहना हमाकत ही है। मिस्टर बेकर उसे इलाज के लिए अमेरिका ले गए हैं। मिस्टर बेकर को सारी तफसील मालूम हो गई। एजाज, बेवकूफ़ भी हो तुम। भला कैसे ना मालूम होता? सब जान गए हैं वो तो। मेरे ख्याल में मिस्टर बेकर ने दोस्ती निभाई है, वरना शायद लंदन में पाकिस्तानियों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे होते और ना जाने कितनी इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी होती। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मेरे बारे में इल्म कैसे हुआ? पुलिस को कैसे पता चला कि इस कारकर्दगी का जिम्मेदार मैं हूँ? अब ये पुलिस ही जाने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बस इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन सीधी सीधी तुम्हारे बारे में रिपोर्ट रखता है और उसने सारे घर को धमकियां दे रखी हैं कि तुम्हें तलाश करके पुलिस को इतला दी जाए। एजाज अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, और अब तुम यकीनी तौर पर पुलिस को इतला दे दोगे? मैं चंद लम्हात खामोश रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं एजाज, मैं पुलिस को इतला नहीं दूंगा। क्यों? एजाज ने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक अंकल इलियास हुसैन से है और मेरा बाल बाल उनके एहसान में जकड़ा हुआ। तुम अगर पुलिस के हाथ लग गए तो पुलिस तुम्हें बदतरीन सज़ा देगी और उस सज़ा से अंकल इलियास हुसैन, चची जान और नगमा बाजी को सदमा पहुंचेगा। चुनाचे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पुलिस के हाथों में पड़ो। यार वाकई मेरी मदद करो। अब देखो, जो होना था वो तो हो ही गया। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और यकीनी तौर पर थोड़े बहुत अरसे के बाद इसका कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। यहाँ कैसे आए? बस एक ज़रिया निकाल लिया। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन अभी यहाँ भी मेरे बारे में सही मालूमात नहीं है किसी को, और बस यूँ समझ लो गुजारा हो रहा है। क्या तुमने अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया? मज़हब? नहीं भाई, कुछ भी नहीं किया है मैंने। वैसे भी मैं मजहबी आदमी हूँ कहाँ। मेरा मज़हब तो बस हुस्न परस्ती है। हसीन चेहरे मेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखती हैं और बस फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मुश्किल पेश आई तो फिर झूठा ही सही, लेकिन इसी हरे कृष्णा हरे रामा तहरीक का कारकुन बन जाऊंगा, बशर्ते कि ज़िंदगी की ज़मानत मिल जाए। तुम बहुत घटिया इंसान हो एजाज, ज़रूरत से ज़्यादा घटिया इंसान।
देख भाई, जुबान बंद रखने की कीमत अगर गालियां देकर वसूल करना चाहता है तो तेरी मर्जी है। इस वक्त मजबूर हूँ, कुछ नहीं कह सकूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे सिलसिले में कोई बदजुबानी ना कर, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। मुझे बताओ अंकल अलियास हुसैन से क्या कहूँ? देखो आकिल, अगर तुम ये समझते हो कि अलियास हुसैन साहब का तुम पर कोई एहसान है बकौल तुम्हारी चची जान और नगमा बाजी ने तुम्हारे साथ मोहब्बत का सलूक किया है तो इसका जवाब तुम मेरा तहफ़्फ़ुज़ करके दो। कभी जुबान ना खोलना मेरे बारे में। मैं यहाँ से निकल जाने की कोशिश करूँगा और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है गुरु आचार्य जी ही मेरे काम आ सकेंगे। ये शख्स बड़ा साहिब इख्तियार है और मैंने यही सुना है कि बड़े बड़े काम बना देता है। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई ज़रिया मिल जाए तो। अरे सुनो, अगर तुम इस लड़की शैला मुखर्जी से मेरी सिफारिश करा दो तो कैसा रहेगा? मैंने एजाज को गौर से देखते हुए कहा, क्या सिफारिश चाहते हो? बस आचार्य जी से कहकर मेरी मदद करा दो, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बात करूं इस सिलसिले में? मुनासिब समझो तो कर लो, लेकिन सूरत हाल तुम्हें ही संभालना होगी। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। उसी वक्त मैंने शैला मुखर्जी को इस तरफ आते हुए देखा। वो सीधी मेरे करीब पहुंच गई। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर एजाज की तरफ। इसके बाद वो मुझसे बोली, आओ आकिल जी आओ। एजाज से उसने कोई बात नहीं की। उसने एक निगाह एजाज को देखा और एजाज ने दोनों हाथ जोड़ दिए और चेहरे पर भिखारियों के से तासुरात पैदा कर लिए। खामोशी से वहां से आगे बढ़ गया। शैला मुखर्जी मध्यम सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आगे बढ़ रही थी। फिर उसने कहा, गुरुजी ने तुमसे मुलाकात करने की बात की है। कब? वहीं चल रहे हैं, शैला मुखर्जी ने जवाब दिया। एक बात पूछूं शैला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ? शैला चंद लम्हात खामोश रही, फिर बोली, ये पद्मशाला है और पद्मशाला के खेल बड़े अनोखे। अभी तो तुम इसे एक एक निगाह भी नहीं देख सके। इसकी कहानियाँ बड़ी अजीबोगरीब हैं। तुम अभी नहीं समझोगे आकिल जी। वैसे एक दरख्वास्त करूं तुमसे? हाँ हाँ ज़रूर। आचार्य जी से बहुत मध्यम और नरम अंदाज में पेश आना। बहुत बड़े इंसान हैं वो। मिल लो पहले उनसे, बातचीत कर लो, उसके बाद फैसला करना कि वो किस किस्म के आदमी हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किसी के घर आकर उससे बुरी बातें करूंगा शैला मुखर्जी? नहीं नहीं, बस मैंने तुम्हें यूं ही समझा दिया। वैसे ये आदमी कौन था? उसने एजाज के बारे में पूछा। मेरा ख्याल है तुम इसे पहचानती हो। याद है ना तुम्हें, मिली थी मैं इससे तुम्हारे सामने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा कज़न है ना? हाँ। मगर ये यहाँ कैसे आया? पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। गुरुजी का कोई चेला लाया होगा। खैर छोड़ो, आओ मेरे साथ चलते हैं। वो वापस अंदर दाखिल हो गई। बाहर के मनाजिर पर उसने एक निगाह भी नहीं डाली। एक बार फिर मेरा सामना उन्हीं देवदासियों से हुआ जो मुसलसल अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं, अपने आप से बेनियाज। हालांकि उनमें एक से एक हसीन थी, ऐसी हसीन कि अगर एक बार उन पर निगाह पड़ जाए तो उसका सरापा कभी निगाहों से ओझल ना हो। बारीक और जिस्मों के रंगों के लिबास में उनकी दिलकशी और बढ़ गई थी। फिर हम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए बिलाखिर एक और बड़े हॉल में पहुँचे, जिसे शायद आखिरी हॉल कहा जा सकता था। ये हॉल भी रोशनियों से जगमगा रहा था। यहाँ रोशनियों के अलावा और भी बहुत कुछ था। मोटे मोटे कालीन, हसीन तरीन पर्दे, दीवारों पर हसीन तरीन तस्वीर और छत में एक इतना बड़ा फानूस रोशन जो पूरे कमरे का अहाता किए हुए था। नीचे एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी पर गुरु आचार्य जगराजन राज बैठे हुए थे। उनके पैरों के नज़दीक 4 लड़कियां मौजूद थीं जो उनके पांव दबा रही थीं। एक हसीन लड़की उनके अकब में खड़ी उनके शानों का मसाज कर रही थी। गुरुजी उस वक्त मुख्तसर तरीन लिबास में मलबूस थे, यानी बारीक सी धोती जिसका पल्लू भी नीचे गिरा हुआ था। ऊपरी जिस्म मामूल के मुताबिक बेलिबास ही था। बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, सुरख आंखों में गजब की तेज़ी, होंठों पर मुस्कुराहट। वैसे भी उनकी सेहत तो इंतहाई शानदार थी। मैं कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो शैला मुखर्जी ने सरगोशी के अंदाज में कहा, प्रणाम करो। मैंने शैला मुखर्जी को देखा और मेरी निगाहों में हकारत के तासुरात पैदा हो गए। मैं खामोशी से आगे बढ़ता चला गया। शैला मुझसे 2 कदम पीछे थी। गुरुजी जगराजन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो यंग मैन। हेलो सर। मैंने भी गर्दन को हल्का सा खम देते हुए कहा। आचार्य जी ने एक जानिब देखा, एक उंगली उठाई और फौरन ही 2 आदमी एक भारी कुर्सी पकड़े हुए अंदर दाखिल हुए। एक कुर्सी को गुरु आचार्य जी की बगली सिमत डाल दिया गया और उन्होंने गर्दन खम करके
उल्टे हाथ से मुझे बैठने का इशारा किया। श्याला मुखर्जी मेरे अकब में आकर खड़ी हो गई। गुरु आचार्य मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे और मुझे यूं लग रहा था जैसे उनकी आंखें मेरी खोपड़ी की हड्डियां तोड़ती हुई दिमाग में उतर रही हों। चंद लम्हात तक मेरे सर में दुखन होती रही और दिमाग में हलचल, लेकिन इसके बाद यकायक मेरे अंदर एक अनोखी कुव्वत बेदार हुई और उस कुव्वत ने मुझे एक लम्हे के अंदर अंदर पुरसुकून कर दिया। अब मेरी निगाहों में आचार्य जी या उनके पद्मशाला की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि मैं अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बरतरो आला समझ रहा था। गुरुआचार्य के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सोच के आसार नमूदार हुए और फिर उन्होंने मुझसे निगाहें हटा ली और मुस्कुराते हुए बोले, शैला, जुल पानी का बंदोबस्त करो मेहमान के लिए, अमृत जल पिलाओ इसे। नहीं आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुआफ़ी चाहता हूँ, कुछ नहीं पी सकूँगा। क्यों बालिक, वजह बताओगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, बस आपसे मुलाकात हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो लंदन की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों में शुमार होते हैं। पहले कभी मिले हो हमें बालिक? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने 2-3 बार आपको देखा है, एक तकरीब में और उसके बाद एयरपोर्ट पर, और वैसे भी एक आध बार आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं मैंने। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं आपके सामने आ सकूंगा। अरे, ये खूब सोची तुमने, जब चाहते हमारे पास आ जाते। पद्मशाला के दरवाजे तो खुले हुए हैं हर उस आदमी के लिए जो अपना मन शांत करना चाहे। यहाँ शांति बिखरी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने रुक कर पूछा। आकिल। हाँ, शैला ने यही नाम बताया था तुम्हारा। तो मैं तुमसे कह रहा था आकिल कि यहाँ तो शांति बिखरी हुई है। देखो कितना बुरा हो चुका है हमारा ये संसार। कभी इस संसार की धरती पर फूलों की बारिश होती थी, आसमान से शबनम बरसती थी और हर आदमी पुरसुकून था। लेकिन संसार का ये सुकून संसार के रहने वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने यहाँ धुआं ही धुआं भर दिया। इस वक्त संसार में कितना धुआं फैला हुआ है। लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, कहते हैं कि ज़मीन की फ़िज़ा बड़ी आलूदा हो गई है, लेकिन ये आलूदगी दर हकीकत उनके मन में है। अरे, मन का धुआं निकाल दो, संसार में एक बार फिर साफ सुथरी हवा पैदा हो जाएगी। भोलेनाथ, भोलेनाथ। आचार्य जी ने गहरी सांस ली और अपने पाँव के नज़दीक बैठी हुई लड़की के शाने पर हाथ रख दिया। लड़की एक लम्हे के लिए रुकी और फिर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया। ऐसे मनाजिर पेश किए जा रहे थे मेरे सामने जो किसी भी नौजवान आदमी को भटका देने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह खुद पर एतमाद था। थोड़ी देर के बाद आचार्य जी फिर बोले, पद्मशाला में मैंने शांति फैला दी है। ये हसीन लड़कियां हर दुखे मन का दर्द अपने आप में समेट लेती हैं। तुम क्या समझते हो, नौकर हैं ये मेरी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मेरे काम से मुतमईन हैं और मेरे ख्यालात की कदर करती हैं। इन सब ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर इस काम के लिए पेश किया है कि दुखी दिलों को शांत करें। समझ रहे हो ना तुम? और सबसे बड़ी बात यह है कि पद्मशाला में किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किया जाता। यहाँ हर धर्म के लोग आ सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाइयों, धर्म बेशक तुम्हारे मन में है, मगर यहाँ आओ, देखो भोलेनाथ का धर्म क्या है, शांति क्या चीज़ है। जिस चीज़ से मन को सुकून मिले वही बड़ी होती है ना। क्या ख्याल है तुम्हारा आकिल जी? हाँ, क्यों नहीं आचार्य, बेशक सुकून बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने जवाब दिया। और आचार्य जी मुझे देखने लगे, फिर बोले, वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे आकिल जी? नहीं आचार्य जी, मैं आपके पास आया हूँ, मेहमान हूँ आपका, और मेज़बान की बातों का भला कौन बुरा मान सकता है। खैर, इस वक्त तो तुम शैला के मेहमान हो। ये हमारे पास आई, इसने हमें तुम्हारे बारे में बताया और हमें भी कुछ याद आ गया। अरे हाँ, वो तुम्हारा मदारी कहाँ भाग गया? कुछ उसके बारे में भी तो सुनाओ। मदारी? मैंने समझने के बावजूद अनजान बनकर कहा। अरे हाँ, वही, क्या नाम था उसका? यमन का बाशिंदा था, हम्माद। हाँ, हम्माद यमनी। नज़र नहीं आ रहा आजकल, वो कहीं चला गया है या हमसे कहीं जा छुपा है। हम्माद यमनी साहब से तो मेरी भी बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप ये कैसे जानती हैं कि मैं उनका शनासा हूँ? जवाब में आचार्य जी हंसने लगे, फिर बोले, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास भी कोई बड़ी शक्ति मौजूद है। इनकार करोगे हमसे? शक्ति से आपकी क्या मुराद है? कुव्वत, ज्ञान, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें आम लोगों से अलग करती है? ये हमें अभी अभी मालूम हुआ है। क्या तुम इस बात से इनकार करते हो? और हाँ,
हमें एक और बात याद आ रही है। उस दिन तकरीब में, वहां उस जगह जहां तुम्हारा वो मदारी मौजूद था, तुमने उसकी मदद नहीं की थी अपनी शक्ति से। मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही। आप कौन सी शक्ति, कौन सी कुव्वत की बात कर रही हैं? खैर, ना बोलो, ना बताओ हमसे। चलो, मेहमान हो, शैला ने तुम्हारा तारुफ कराया है। अपने बारे में और तो कुछ बताओगे ना, दोस्ती करोगे ना हमसे? अगर आप मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझते हैं आचार्य जी, तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती हासिल हो रही है। हाँ, प्रेम करो, संसार में प्रेम करो। पद्मशाला तुम्हारे लिए है। ये पद्मशाला हमने तुम्हारे लिए ही बनाई है। जब मन चाहे यहाँ आओ, जब मन चाहे यहाँ से जाओ। हम तो किसी को मना भी नहीं करते। लेकिन बात अधूरी रह गई। तुमने बताया नहीं हमें अपने बारे में। कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो? बस कोई मकसद नहीं है मेरा यहाँ आने का। मैं अपने वतन पाकिस्तान में एक आम आदमी की हैसियत से रहता था। मेरे माँ बाप अब भी वहीं मौजूद हैं। यहाँ इलियास हुसैन नामी एक साहब पाकिस्तान गए अपने अजीज़ों से मिलने के लिए, तो उनकी नज़रें अनायत मुझ पर हो गई। मुझे अपने साथ यहाँ ले आए और काफ़ी अरसे से मैं उनके साथ हूँ। उनका ख्याल है कि मैं शतरंज बहुत अच्छा खेलता हूँ। बस यहाँ उन्हीं के साथ रहता हूँ। और तुम ये नहीं मानोगे कि तुम ज्ञानी हो। मैं ज्ञानी का मायने भी नहीं जानता आचार्य जी, मैंने हंसते हुए कहा। और आचार्य जी आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगे। फिर बोले, हमारी अम्मी को कैसे जानते हो तुम? वो इलियास हुसैन साहब के दोस्त थे, शतरंज के शौकीन थे। एक दो बार मेरे साथ शतरंज खेला और जब मैं यहाँ आ गया तब भी उन्होंने मुझसे मुलाकातें जारी रखीं। बस यही थी मेरी उनसे शनासाई। उस दिन तकरीब में तुम उन्हीं के साथ गए थे? हाँ, वहाँ उन्होंने अपना शो दिखाया था जी। और उस शो में उनके ऊपर एक मुसीबत पड़ गई थी। कैसी मुसीबत? मैंने अनजान बनकर पूछा और आचार्य जी हंसने लगे। फिर उन्होंने आहिस्ता से दोनों हाथ सीधे फैला दिए और वो चारों लड़कियां उनके कदमों के पास से उठ गईं। पीछे खड़ी लड़की भी गर्दन झुकाकर सामने आई और फिर वहां से वापस चली गई। ये तमाम लड़कियां भी बिल्कुल वैसे ही लिबास पहने हुए थीं जिस तरह बाहर मौजूद देवदासियों ने पहने हुए थे। फिर आचार्य जी ने शैला की तरफ देखा और शैला आहिस्ता से बोली, आचार्य जी तुमसे तन्हाई में बात करना चाहते हैं आकिल जी। चुनाचे मैं जा रही हूँ, कोई फिक्र न करो। थोड़ी देर के बाद जब आचार्य जी मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। शैला बाहर चली गई। मैं खामोशी से आचार्य जी को देखने लगा। उन्होंने चंद लम्हात के बाद फिर कहा, देखो आकिल, मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी साधुओं और दरवेशों के कदमों में गुजारी है, उनसे कुछ हासिल किया है। मैंने दुनिया के बारे में तुम्हें यकीनन बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि हम ये कह सकें कि तुम्हें सारे संसार का तजुर्बा हासिल है। इस संसार में बसने वाले किसी कमज़ोर आदमी को मुसीबतों में गिरफ्तार कर देते हैं और उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो लोग अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारने पर कादिर हो जाते हैं उन्हें बहुत बड़ा आदमी तस्लीम कर लिया जाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस दुनिया में रहने वालों से, और कभी अगर कोई मुझे पसंद आ जाता है तो मैं उसे यही कहता हूँ कि अपने आप को दूसरों से अलग जाहिर कर दो। कोई ऐसा काम कर दो उनके दरमियान आकर कि वो तुम्हारे कदम चूमने लगें। तुम बहुत बड़े इंसान हो, बड़ा इल्म है तुम्हारे पास, बड़ी कुव्वतें हैं, लेकिन उनका इजहार कहीं नहीं कर पाते। तो ये लोग तुम्हें एक निगाह भरकर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह है कि अगर कोई कुव्वत तुम्हारे पास है तो उसका इस तरह इस्तेमाल करो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाए, दूसरों के लिए या सिर्फ शोभदागरी के तौर पर। अगर तुम कुछ करते हो तो चंद रोज़ की बात होगी, कोई ना पूछेगा तुम्हें। इस दुनिया को अगर अपने कदमों में झुकाना चाहते हो तो अपने आप को एक ऐसे अंदाज में पेश कर दो कि दुनिया मजबूर हो जाए। मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं ना? मगर मैं ये महसूस कर रहा हूँ आचार्य जी कि आपकी तमाम बातों का तस्वुर एक ही जानिब इशारा करता है, वो ये कि कोई कुव्वत मेरे पास मौजूद है, और वो है, आओ उठो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर कहा और मैंने भी कुर्सी छोड़ दी। आचार्य जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अकबी हिस्से की जानिब चल पड़े। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बज़ाहिर दीवारें थीं, हसीन पर्दे जगह जगह पड़े हुए थे, लेकिन आचार्य जी जब एक दीवार के पास पहुंचे तो उसके अंदर एक दरवाज़ा खुद ब खुद नमूदार हो गया। शीशे का यह दरवाज़ा खुला तो मैंने अंदर का मंजर देखा, और अंदर का मंजर देखकर मैं शजदा रह गया। ये कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें ऐसी रंगीन रोशनियां बिखरी हुई थीं जिन्हें देखकर
जहन सहर का शिकार हो जाए। ये रंगीन रोशनियां दीवारों में जुड़े हुए इंतहाई कीमती और चमकदार हीरों की थीं, जिनसे शुआएं निकलकर मुनक्कस हो रही थीं, और उन शुआओं का महवर कांच का एक मुजस्मा था। एक ऐसी हसीन औरत का मुजस्मा जिसका कदो-कामत बिल्कुल इंसानी कदो-कामत के बराबर था। वो बेलिबास थी और उसके हाथ सीने पर बंधे हुए थे। यकीनी तौर पर यह शीशे की बनी हुई औरत थी, लेकिन इसके नकूश इतने जाज़बे निगाह थे कि इस पर नज़र जम जाए तो हटने का नाम ना ले। आचार्य जी ने कहा, हमसे झूठ बोल लो बालिक, देवी से झूठ ना बोल पाओगे। बोलो, कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? देवी को जवाब दो। ये सवाल देवी की तरफ से तुम्हारे लिए है, और अगर तुम देवी को भी जवाब ना देना चाहो तो हम बीच से हट जाते हैं। देवी तुमसे खुद पूछ लेगी। आचार्य जी कांच के मुजस्मे की जानिब पुष्ट के बगैर पीछे हटे और गालिबन दरवाजे से जा लगे। मैं हैरान निगाहों से कभी उन्हें कभी कांच की उस औरत को देखने लगता, जिसके अंदर हीरों की रोशनियां बदस्तूर तब्दीलियां पैदा कर रही थीं। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक अनोखी चीज़ थी और इसे दुनिया के अजायबात में शामिल किया जा सकता था। मेरी निगाहें उसका पूरा जायजा लेने के बाद उसके चेहरे पर जम गईं। क्या हसीन नकूश थे! वाकई एक निगाह देखने के बाद इंसान दीवाना हो जाए और शायद उसके लिए मुसलसल तड़पता रहे। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे देवी की आंखें खुल रही हैं। शीशे की बंद आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं, और उसके साथ साथ ही मेरी निगाहें उन आंखों में पेवस्त होती जा रही थीं। फिर मैंने कुछ और अजीबोगरीब मनाजर देखे। मसलन उसके सर के वो बाल जो उससे पहले सिर्फ शीशे की तराश में थे, आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे और उनका रंग भी स्याह होता जा रहा था, साथ साथ ही उसके चेहरे की रंगत भी। फिर उसके बदन का बकिया हिस्सा भी मुतहर्रिक हो गया और उसके सीने पर बंधे हुए हाथ नीचे झुक गए। मैं हैरान और खौफजदा निगाहों से उसे देख रहा था। जादू का ये एक अनोखा कारनामा था जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। तभी उसके होंठ आहिस्ता से हिले और उन पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ बताओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? एक ऐसी हसीन और मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में उभरी कि इससे पहले मैंने इतनी हसीन आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं उसे देखता रहा और फिर मेरे जहन में कोई कांच जैसी चीज़ टूटी, एक छन्नाका सा हुआ और मेरे जहन से उस देवी का तिलिस्म ज़ाइल हो गया। मैं उसकी तरफ अब ज़रा होशमंदी की निगाहों से देखने लगा और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानता तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो। सुनो, मैंने आचार्य जी को जो कुछ बताया है वो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई कुव्वत नहीं है मेरे पास। समझ रही हो ना तुम, मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है, मैंने कहा, और कांच की देवी की आंखों से हल्के नीले रंग की शुआएं खारिज होने लगीं। ये शुआएं बराह रास्त मेरे दिमाग पर पड़ी और मुझे एक लम्हे के लिए अपना जिस्म मफलूज होता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जहन पर कोई बोझ पड़ता जा रहा हो, और उसी लम्हे मुझे हमाद यमनी नजर आए, जिन्होंने पाकिस्तान में मुझे अगवा करने के बाद मुझसे इसी तरह के सवालात करना चाहे थे। ऐसा ही बोझ उस वक्त भी मेरे जहन पर पड़ा और मैंने अपनी कुव्वतों से काम लेकर इस बोझ से निजात हासिल कर ली। ये बोझ मेरे जहन को मफलूज करता रहा। फिर मैंने एकदम संभाला लिया। कांच टूटने की वैसी ही आवाज़ फिर से बेदार हुई मेरे जहन में और मैंने देवी का यह तिलिस्म भी तोड़ दिया। ये तिलिस्मी देवी दूसरी बार मुझसे शिकस्त खा चुकी थी। फिर उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में उभरी, हमसे झूठ ना बोलो, हमसे झूठ ना बोलो। तुम किसी बहुत बड़ी कुव्वत के मालिक हो। बताओ वो कौन सी कुव्वत है जो तुम्हारे जहन को तारीक रखती है और कोई बात उससे बाहर नहीं निकल पाती। ये तुम्हारी भूल है देवी, मेरे पास कोई ऐसी कुव्वत नहीं है और अब तुम मेरे जहन को अपने शहर में गिरफ्तार नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे शहर को तोड़ता हूँ। मैंने दोनों मुट्ठियाँ भींच ली और इसके बाद मेरी आंखें फैलती चली गईं। दफ़अतन ही देवी के काले बालों का रंग तब्दील होने लगा और उसके हाथ दोबारा सीने पर जा बंधे और एक बार फिर वो कांच की देवी नजर आने लगी। मुझे एहसास तक ना था कि आचार्य मेरे अकब में खड़े हुए हैं। फिर उनकी हल्की सी सांस की आवाज़ उभरी तो मैंने गर्दन घुमाकर उनकी जानिब देखा। आचार्य जी का चेहरा अजीब सा हो रहा था। उनके बदन में हल्की हल्की कपकपाहट थी। उन्होंने मुझे देखा, देखते रहे और फिर सर्द लहजे में बोले, आओ मेरे साथ। और मैं उनके साथ उस कमरे से बाहर निकल आया। एक बार फिर वो उस जगह बैठे जहाँ से मुझे लेकर इस कमरे तक पहुँचे थे, जहाँ कांच की देवी मौजूद थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा और मैं बैठ गया। वो एक बार फिर बगौर मेरा चेहरा देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, आकिल, संसार वाले ना जानते होंगे कि तुम क्या हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि तुम क्या हो।
देखो एक बार फिर मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की पेशकश करता हूँ। तुम बज़ाहिर कुछ भी नहीं हो, अपने आप को ज़ाया कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं समझ सका कि तुम्हारे पास वो कौन सी कुव्वत पोशीदा है जो तुम्हारे दिमाग को इतना ताकतवर बनाए हुए है। लेकिन अगर तुम ये बात नहीं मानते तो कम अज़ कम मैं इसे तस्लीम नहीं करूँगा। एक और बात भी मैंने अभी अभी सोची, वो ये कि हो सकता है कि तुम खुद अपनी दिमागी कुव्वत से इस कदर वाकिफ़ ना हो, लेकिन देवी के सामने तुमने अपनी जिस ताकत का मुजाहरा किया है, इससे मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरी ये सोच गलत है। तुम देवी को धोखा दे सकते हो और ये मामूली बात नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी अपनी इस कुव्वत के मुजाहरे से मैं मुतमईन हो गया हूँ और मैंने ये सोच लिया है कि मेरा समझना गलत है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त, दोस्ती कर लो मुझसे। देखो इन अंग्रेज़ों को मैंने किस तरह अपने कदमों में झुकाया हुआ है। यही नहीं बल्कि इस वक्त आधी दुनिया में, जदीद तरीन ममालिक में और पसमानदा तरीन मुल्क में मेरे इतने पैरोकार मौजूद हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अगर चाहूँ तो बहुत आला पैमाने पर काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी अपने आप को महदूद रखा है। एक तहरीक का सहारा लेकर मैंने कदम आगे बढ़ाए हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना दायरा फैलाता जा रहा हूँ। अगर तुम जैसा कोई ताकतवर इंसान मेरे साथ शामिल हो जाए तो यकीन करो, हम लोग इस दुनिया में ना जाने क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सुनो, बेकार अपने आप को ज़ाया न करो। इन सारी चीज़ों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कल अगर तुम जगराज के साथ खड़े नजर आओगे तो दुनिया की निगाहें तुम्हारे कदमों में बिछ जाएंगी। तुम्हें दौलत के अंबार मिलेंगे, हसीन तरीन लड़कियाँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे सामने पेश किया है वो सब यूं समझ लो तुम्हारी अपनी मलकियत करार पा सकता है। मेरी बात मान लो, दीन धर्म की बातें छोड़ो। कुछ नहीं रखा, ये कमज़ोर लोगों का हरबा है और ऐसे लोग इसका सहारा लेते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात? सुनो, आचार्य जगराजन राज, अपने बारे में, मेरे बारे में जो चाहो कह लो, लेकिन अगर मज़हब तक पहुँचे तो नुकसान उठा जाओगे, क्योंकि इस पर मैं अपने आप को खामोश न रख पाऊँगा। क्या बेकार बात करते हो तुम कि मज़हब सिर्फ कमज़ोर लोगों का हरबा है। मैं कहता हूँ मेरे मज़हब के बारे में कभी गौर करके देखो, कभी उसकी तरफ रुख करके देखो। तुम्हारे ये जादू टूने जो है ना, पानी की तरह बह जाएंगे एक लफ्ज़ के सामने। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ आचार्य जी कि इसके बाद कभी मेरे सामने दीन धर्म की बात ना करना। जो धर्म तुमसे छिन चुका है वो खुदा के फजल से मेरे सीने में मौजूद है और मैं अपने मज़हब से इश्क करता हूँ। समझ रहे हो ना तुम? मैं मज़हब के नाम पर अपने आप को हर लम्हा मिटा देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कभी मेरे दीन की तरफ उंगली ना उठाना, वरना वो उंगली तुम्हारे हाथ में बाकी नहीं रह सकेगी। आचार्य का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। वो मुझे खूंखार निगाहों से घूरता रहा, फिर उसके अंदाज में तब्दीली रूनमा हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो मोतदिल हो गया। फिर हंस पड़ा। लड़के हो, अभी बहुत छोटे हो, अभी तो कुछ और ही सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। अच्छा चलो यूं करो, मेरी बात ना मानो। तुम्हारा दीन बहुत बड़ा, तुम्हारा धर्म बहुत बड़ा, अपने धर्म पर रहो, लेकिन गैर धर्म वालों से दुश्मनी तो नहीं की जाती। तुम अपना काम करते रहना धर्म के रिश्ते से, लेकिन जो कुव्वत तुम्हारे पास मौजूद है उसे मेरे साथ शामिल कर लो। वो तो तुम्हारे धर्म की दी हुई नहीं है। मेरे वजूद के हर जर्रे में मेरे मज़हब के दिए हुए अतिये मौजूद हैं और मैं इनसे कभी इनहराफ नहीं करूँगा। दोस्ती कबूल नहीं करोगे मेरी? क्यों नहीं आचार्य जी, लेकिन दोस्ती के लिए ये ज़रूरी है कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाए। मैं आपके धर्म पर कभी कीचड़ नहीं उछालूंगा। जो कुछ आप कर रही हैं, जो तहरीक आपने चलाई है, वो आपका अपना मामला है। मैं भला उसमें टांग अड़ाने वाला कौन? लेकिन मेरे सामने मेरे मज़हब की तौहीन कभी मत कीजिएगा, वरना मैं आपका दोस्त नहीं रह सकूंगा। कहा है ना कि दोस्ती कर लो, अंदाज बदल लो, मेरे साथ शामिल हो जाओ। मेरा कोई काम हो तो करो, अपना कोई काम हो तो मुझसे कहो, मिलजुल कर काम चला लें, वरना फिर तुम्हारा लंदन में रहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मैंने हकारत आमेज़ निगाहों से आचार्य जी को देखा और बोला, हो सकता है आप जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मामला है, मैं आपसे जो कुछ कह चुका हूँ वही सही है। मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है, और अगर कोई कुव्वत है तो सिर्फ मेरे ईमान की कुव्वत है। मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, अपने मज़हब को ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती समझता हूँ। आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अगर आपका कोई काम मेरे ज़रिए निकल सके तो मैं ज़रूर कर दूँगा। इससे आगे सारी बातें बेकार हैं। सुनो लड़के, मैं तुम्हें एक इशारा दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें आचार्य के कदमों में झुकना पड़ेगा।
मैंने अब तक तुम्हारे बारे में जिस अंदाज में सोचा वो बहुत हल्का था, लेकिन अब मैं अपनी तमाम कुव्वतों को आवाज़ दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ में शामिल हो जाओ। और अगर ये ना हो सके तो फिर तुम्हारा लंदन में रहना कम से कम मुमकिन नहीं होगा। दुनिया के जिस हिस्से में जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा और तुम्हें मजबूर करता रहूँगा कि तुम मेरे साथी बन जाओ। हाँ, अपनी तरफ से दोस्ती का आगाज़ मैं किसी भी वक्त करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ो, तुमने हमारे यहाँ कुछ खाना पीना तो पसंद किया नहीं। अरे हाँ, वो लड़का कौन है जिससे अभी थोड़ी देर पहले तुम बात कर रहे थे? अंदाज़ा ये हो चुका था मुझे कि आचार्य जी बहुत आगे की चीज़ हैं और यहाँ इस पद्मशाला में यकीनी तौर पर ऐसे इंतज़ामात मौजूद हैं कि यहाँ मौजूद एक एक फ़र्द पर निगाह रखी जा सके। अगर ऐसा ना होता तो शैला मुखर्जी सीधी मेरे पास ना पहुँच जाती। चुनाचे अब ये बात भी इस शख्स की नज़रों से पोशीदा नहीं होगी कि एजाज मेरा साथी है। वैसे भी शैला मुखर्जी ने उसे पहचान लिया था और मुझसे उसके बारे में बात भी की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, वो मेरा कज़न है। यहाँ कैसे आ गया है? क्या आप नहीं जानते आचार्य जी? नहीं, यहाँ तो बेशुमार लोग आते हैं। हमने पद्मशाला हर शख्स के लिए खोला हुआ है। कोई मन की शांति हासिल करना चाहे यहाँ आ जाए, लेकिन उसे कोई बुराई करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर वो हमारे लिए कोई बुरा जज्बा लेकर आता है या फिर कोई ऐसा निकम्मा जो कहीं और से कुछ ना पाए तो यहाँ आ जाए, पद्मशाला में काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुश्किल पड़ने पर यहाँ आ जाए तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। उस लड़के को क्या तकलीफ़ है? वो एक मुसीबत का शिकार हो गया है। मैंने कहा, हमें बताओ क्या मुसीबत है वो? एक लड़की उसके हाथों जख्मी हो गई है, बस उसकी अपनी बुरी फितरत की बिना पर, और पुलिस उसके पीछे है। अच्छा, कौन सा पुलिस अफसर इस पर काम कर रहा है? उसका नाम इंस्पेक्टर जेम्स होल्डन है। अच्छा, तो ये बात है। और वो पद्मशाला में आ छुपा है, यहाँ पनाह ली है उसने। आचार्य जी आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगे, फिर बोले, और वो भी क्या याद करेगा कि उसने आचार्य जी के चरणों में पनाह ली थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अब जाना चाहो तो जाओ। कल वो तुम्हारे घर वापस पहुंच जाएगा और उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। समझ लो ये हमारी दोस्ती का पहला इजहार है। हम अपनी दोस्ती के और भी सबूत देते रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी हमारी दोस्ती का जवाब दोस्ती से देना होगा। आचार्य जी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है उस पर आखिर तक कायम रहूँगा। मेरे ज़रिए अगर आपका कोई ऐसा काम बन सकता है जिसे आप ज़रूरी समझें तो मैं आपसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन बाकी तमाम बातें बेकार हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है। उस वक्त तुम हमारे हमपल्ला हो जाओगे और हमारा हमपल्ला कोई नहीं होना चाहिए। जो भी हो हमारे पैरों के नीचे हो। हम किसी को अपने बराबर खड़े देखना पसंद नहीं करते, मगर कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। आचार्य जी हंसने लगे, फिर उन्होंने दोनों हाथ सामने करके ताली बजाई। आने वाली शैला मुखर्जी ही थी। आचार्य जी ने उसे देखा और आहिस्ता से बोले, शैला तुम्हारा दोस्त तो बड़ा ही सरकश है, कोई बात ही नहीं मान कर देता। देखो, इसे हमारी दोस्ती पर आमादा करो। ये काम हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। इससे कहो कि हमें कबूल कर ले, हमारा साथी बन जाए, हमारे मुरीदों में शामिल हो जाए। इसे वहीं से इज्जत मिलेगी, और अगर इसने अलग कोई काम किया तो हम इसका सबसे बड़ा रास्ता रोकने वाले होंगे। शैला, अब इसे हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। इसका जो भी काम हो हमें ज़रूर बताना, हम खुशी से उसे सरअंजाम देंगे। क्या समझी? शैला शायद कुछ नहीं समझी थी, ताहम उसने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुका दी। आप इत्मीनान रखें आचार्य जी, जो हुक्म आपने मुझे दिया है उसे सरअंजाम दूंगी। तो फिर अब अपने मेहमान को यहाँ से रुखसत कर दो। शैला ने मुझे इशारा किया और मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया। आचार्य की जहनी हालत का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। शायद इंतशार का शिकार थे, कभी मेरे दोस्त बन रहे थे और कभी धमकियाँ दे रहे थे, और उनके दिमाग में ज़बरदस्त गड़बड़ हो रही थी। वो कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी बिना पर वह मुझसे सही तौर पर बात भी नहीं कर रहे थे। उनकी तमाम बातें मुतज़ाद थीं। शैला बाहर निकलकर एक हॉल में पहुंची, वहां से दूसरे हॉल में, और इसके बाद एक ऐसी जगह आ गई जिसे नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ चाय वगैरह तो पी लो। नहीं शैला, किसी चीज़ की हाजत नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या बातें हुई आचार्य जी से? तुम्हारे आचार्य जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं मुझसे मिलकर। मुझे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ कांच की बनी हुई एक औरत खड़ी हुई थी, और उसमें शायद उन्होंने अपना तिलिस्म फूंका हुआ है। औरत ने मेरे जहन से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अब तुम खुद बताओ शैला, अगर मुझे कुछ मालूम हो तो मैं बताऊं? मेरे जहन में तो कोई बात ही नहीं है। ओह, तुम्हें देवी के सामने ले जाया गया था।
बड़े खुशनसीब इंसान हो तुम आकिल जी। कौन जाता है उस देवी के सामने। बड़े बड़े राजे महाराजे इस कोशिश में होते हैं कि देवी के चरणों में पहुंचकर उससे अपने मन की शांति हासिल कर लें, मगर किसी को यह नसीब नहीं हुआ, मुझे तक नहीं। मैं जो इतने अरसे से यहाँ पद्मशाला में आचार्य जी की खिदमत कर रही हूँ, मगर आचार्य जी तुमसे चाहते क्या हैं खुदा जाने। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। गोया हालात खुशगवार नहीं रहे। मैं नहीं समझता, मुझे तो आचार्य जी की जहनी हालत पर शुबा होने लगा है। शैला मुखर्जी का चेहरा एकदम से तारीख हो गया। वो खौफजदा लहजे में बोली, भगवान के लिए कोई उल्टी सीधी बात जुबान से मत अदा करो। तुम नहीं जानते आचार्य जी कितनी बड़ी हस्ती हैं। तुमने अपनी आंखों से भी देखा है, बड़े बड़े उनके कदम छूते हैं। मैं तो तुम्हें पद्मशाला में इसलिए लाई थी आकिल जी कि तुम आचार्य जी के पसंदीदा इंसान बन जाओ और उसके बाद तुम्हें पद्मशाला ही में रखा जाए ताकि मैं आसानी से तुम तक पहुंच सकूं। सुनो आकिल, दीन धर्म की बातें तो दीन धर्म वाले करते हैं, हम लोग तो बड़े कमज़ोर लोग हैं। मैं ये बात कहने में दिक्कत नहीं महसूस करती अब तुमसे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अनोखा मुकाम पैदा हो गया है। मैंने ढके छुपे अल्फाज में तुमसे पहले भी कहा था, मैं शायद तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं किसी कीमत पर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तमाम रिश्तों नातों को तोड़कर मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे अपने कदमों में कबूल कर लो आकिल। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। मैंने सर्द निगाहों से शैला को देखा और बोला, मोहब्बत एक मुकद्दस जज्बा है शैला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ख़ास हालात में बेदार होता है। मैं तुमसे सिर्फ चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ जिन पर यकीन कर लेना। अभी तक, आज तक, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा, कोई लड़की मेरे दिल तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकी। मैं इस सिलसिले में सतही निगाह से देखने का कायल भी नहीं हूँ। अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे तो हो सकता है कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का जज्बा भी बेदार हो जाए, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें मेरी कुछ शराइत कबूल करना पड़ेंगी, बशर्ते कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी इन तमाम मामलात का ताल्लुक जिन चीज़ों से है, शायद मैं उनकी अदायगी में कभी तुम्हारा साथ ना दे सकूं। शैला ने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोली, मिलने की इजाज़त तो है ना मुझे तुमसे? और फिर आचार्य जी ने मुझे कुछ हदायत भी दी हैं तुम्हारे सामने। हाँ, तुम मुझसे मिल सकती हो और आचार्य जी के हदायत के मुताबिक कोशिश भी कर सकती हो। उस लड़के से तो नहीं मिलोगे जो तुम्हारा कज़न है? नहीं, मैं उससे नहीं मिलूँगा, मैंने जवाब दिया। तो फिर अब चलें यहाँ से? हाँ शैला, वैसे भी इतनी रात गुजर चुकी है कि अब मेरा घर वापस जाना बहुत ज़रूरी है। शैला मुझे पद्मशाला के बाहर तक छोड़ने आई और यहाँ से मैं तन्हा ही वापस हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में सोचों के जितने तूफान उमड़ रहे थे, इससे पहले कभी मेरी हालत ऐसी नहीं हुई थी। ड्राइविंग करना भी मुश्किल हुआ जा रहा था।